नमस्ते सर। भाइयों और बहनों, टुडे वी आर विद yet another inspiring story in NAI, in National Olympics Association of India. Some of the stories shake you from inside. Some of the stories make you weep from inside. Some of the stories inspire you to do better and better in life. And today, the story which we have brought for Rajneesh Agrawal, of Rajneesh Agrawal, for the people of India, is one such inspiring story. So there is a very famous saying, मानो तो पत्थर, मानो तो कंकड़, वरना दिल में मानो तो वो है शंकर. And exactly the same thing comes to my mind when I talk about Rajneesh. Struck by polio at a very young age, today he is serving the government of India in their endeavor to make India completely digital. So Rajneesh, tell us about yourself. Where were you born? About your background and about your Divyangata. थैंक यू सर। मेरा जन्म लांजी बालाघाट मध्य प्रदेश में हुआ 1973 में। मैं अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पे हूँ। हमारे घर में किसी को भी तब पोलियो ड्रॉप्स का कोई आइडिया नहीं हुआ करता था। जब मैं अराउंड 5 मंथ्स का था, मेरी मम्मी के अनुसार, तब मैं पोलियो से ग्रस्त हुआ और पोलियो मुझे पूरा 100% अफेक्ट कर चुका था, पर कुछ दवाइयों और पापा मम्मी की मेहनत से ये रिड्यूस होके अब मेरे वेस्ट तक बचा है। और उसके बाद से जीवन में अनेक ऊंच नीच चढ़ाव उतार आते रहे। चूंकि हमारा बड़ा परिवार था, फाइनेंशियली पापा सर्विस में थे, लेकिन फिर भी बड़ा परिवार हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी। ऊपर से मेरी दवाइयाँ, उन सब के बीच भी उन्होंने कभी हौसला नहीं खोया और साथ में मुझे भी हौसला दिया कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे करता रहूं। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि यदि मैं आगे चलकर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वो मुझे पूरे जीवन खिलाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। क्या बात, क्या बात। परंतु आज के समय में जब मैं अपने आप को पलट के देखता हूँ तो वो एक ऐसी बातें थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और ऑब्वियसली मेरे माता पिता के लिए कर पा रहा हूँ, वो उस एक्चुअली उनका ही दिया हुआ है। उन्हीं के कारण ये स्थिति बन पाई। उन्होंने अपने बाकी 5 बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया बढ़ाया कि ये तुमसे अलग नहीं, ये तुम्हारा भाई है और तुमको इसकी मदद करनी है। वो लोग मुझे अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ से वहां लाते ले जाते रहे। क्या बात। चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई, जो अभी तक भी कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो वो आज भी करते, बिना किसी संकोच के और बिना किसी तरह के फेवर के। उनको एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे से कुछ भी, पर फिर भी वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। तो जब मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा था तो बीच में मेरे पास कई इंसिडेंसेस ऐसे होते थे जिनमें मैं काफी डिप्राइव ऑफ फील करता था। मुझे लगता था कि गड़बड़ है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल से बता सकता हूँ कि कभी रिक्शा वाला मेरे को स्कूल लेने नहीं आया तो मुझे घर जाने की व्यवस्था नहीं है, तो मुझे 1.5 2 घंटे स्कूल में बैठे रहना है, क्योंकि घर वाले तो ये समझ रहे हैं कि रिक्शा वाला लेके आएगा। फिर जब ज्यादा समय हो जाता था तो वो भागते हुए आते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले जो मुझे अपने साथ घर छोड़ आते थे, या इवन मेरे टीचर्स भी कई बार मुझे अपने घर छोड़ के आते थे। तो मैं हमेशा इस बात का विश्वास आज भी करता हूँ, तब से करता रहा हूँ, कि समाज अच्छे लोगों से चलता है, कभी भी ये बुरे लोगों से नहीं चलता। और वो बुरे लोग बहुत मुट्ठी भर होते हैं, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। ये भावना मेरे अंदर अभी भी बिल्कुल बहुत उत्तम, आपने बहुत उत्तम बात बोली कि सब में प्रभु का वास है, सब में प्रभुत्व है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही और कई बार हुआ कि कुछ स्कूल में, कॉलेज में मुझे प्रॉब्लम्स आई, बच्चों ने या किसी दूसरे कुछ इल माइंडेड लोग होते हैं तो मुझे जैसे कोई लंगड़ा कह देता था या कोई बेचारा जैसे कह देता था, जो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा एक हमारे अंदर भावना भी होती है कि आप मुझे बेचारा मत कहिए, मैं बेचारा नहीं। तो वो सब चीजों पर भी रेपेल करने के लिए मेरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग थे और वो सब मुझे उत्साहित करते रहे जीवन भर, अभी तक की मेरी जर्नी में, कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मेरे घर परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उन लोगों की ही शायद भगवान के दिए हुए गुण थे या उनके पूर्व जन्मों के फल रहे हो या उनकी मेहनत रही हो, जिसके कारण मैं थोड़ा सा पढ़ने में ब्रिलियंट था बाकी लोगों से अपने घर में। तो जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो मेरे एनवायरनमेंट में ये था कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे कैसे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तो हाथ पैर चाहिए। तो मैंने तब से समझना शुरू किया कि नहीं, जीवन चलाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, हाथ पैर सिर्फ दिमाग से कंट्रोल होने वाली चीज है। और इस तरह से मैं आगे बढ़ते बढ़ते, जब मैं इंजीनियरिंग पास करके बाहर निकला तो मेरे पास जॉब नहीं थी। अब मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल समय आ गया, जिसमें मुझे अपने पिताजी की वो बातें याद आई और उन्होंने फिर से वो बात दोहराई कि मैं तुम्हें जीवन भर खिलाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम पढ़ाई करो और तुम्हें जो करना है तुम करते जाओ। तो फिर आगे ये रास्ते मेरे लिए बने, पर जैसे तैसे करके कुछ छोटी मोटी जॉब्स की और फिर मेरे को आइडिया आया कि मैं अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला और उसके बाद से आज तक मैंने पीछे मुड़ के अभी बिल्कुल नहीं देखा है। क्या और बात है, क्या बात। इस बीच में मेरे पास एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, जब मैं नाई से जुड़ा। ये तो नाई के बारे में और बताइए। नाई से आप जुड़े, आपने विदेश यात्रा भी बहुत बहुत बार की, अपने अपने जो आपने वहां पे काफी सारे पदक भी जीते, उनके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, तो नाई से मैं 2005 में जुड़ा और नाई से मुझे कई तरह की प्रेरणाएं मिली, जिसमें जीवन को, फिजिकली चैलेंज बच्चे को एक जीवन अच्छे से कैसे गुजारना है, इसके बारे में जो इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि घर वाले तो अपनी लिमिट पे जो उनको पता था, जितना वो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन उसके आगे जो अभी समाज हमारे लिए व्यवस्थाएं देता है, शासन देता है, वो चीजें हमको नाई से पता चलना शुरू हुई। नाई ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैंने नेशनल्स तक बड़े आराम से सारी चीजें जीती, सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। नाई ने मुझे 2007 में जापान भेजा, जिसमें मैंने रोबोट को कंप्यूटर से ऑपरेट कराया। एक क्या रोबोटिक बात। आर्म था जिसके बारे में अपने एशिया में सिवाय जापान के और किसी को नहीं पता था। तो आजकल वो रोबोट्स कारों की इंडस्ट्री में काम में आते हैं। तो वो रोबोट आर्म को मैंने कंप्यूटर से ऑपरेट किया और मैं ऑपरेट कर सकने वाला चौथा व्यक्ति था वहां पर। वहां क्या बात। बाकी सबसे ऑपरेट ही नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एड ऑन था। और फिर उसके बाद नाई से मैं लगातार जुड़ा रहा, धीरे धीरे मैं उसको और अच्छे से समझता रहा, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनके मैकेनिज्म्स। जब सब चीजें ये चल रही थी, फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली 2011 में, तब मैं साउथ कोरिया गया। साउथ कोरिया में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और वेब पेज प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूनिक प्रोग्रामिंग करने के लिए स्पेशल अवार्ड दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। और ये यूनिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, कुछ बताइए रजनीश जी। यूनिक से तात्पर्य ये था कि जो प्रोग्रामिंग लोग करते हैं नॉर्मली, तो वो बिल्कुल एक प्रोटोटाइप मैकेनिज्म होता है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। पर मैंने उन्हीं कामों को करने के लिए दूसरे तरीके अपनाए थे, जो उन लोगों ने, जो जजेस थे, उन लोगों ने कमेंट किया कि उनने भी पहले कभी नहीं देखे, और इसीलिए मुझे वो स्पेशल अवार्ड दिया गया। क्या उसके बात। बाद फिर 2016 में मैंने फ्रांस में पार्टिसिपेट किया। तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, थर्ड पार्टिसिपेशन था। और उस थर्ड पार्टिसिपेशन में मेरे को जितना एक्सपीरियंस चाहिए था या जो मुझे वहाँ कमियां दिखी मेरे अंदर, उन सबको मैंने ओवरकम किया।
और 2016 के फ्रांस के ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल हुआ उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। क्या बात है, उत्तम और उत्तम। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा भी है एक, मेरी वाइफ है, तो बेटे को आज ही मैं समझा रहा था कि बता रहा था कि मुझे वो खुशी मिली जिसके बारे में मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उस दिन क्या कर रहा था। रात को वहां पर कुछ 10, 10:30 बजा होगा, जिसमें जब मेरा नाम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सामने आया, बल्कि नाम आने के पहले उन्होंने लिखा कि सेकंड विनर इज इंडिया। इंडियन। इंडिया, तो जो इंडिया सुना मैंने, तो उसके बाद से मुझे नहीं पता कि मैंने अगले 25 मिनट क्या किया वहां पर। ये एक अद्भुत अनुभूति थी जो आपको यदि अचीव होती, किसी को भी अचीव होती है। जब मैं एक तिरंगा झंडा लेकर स्टेज पे खड़ा था, भले ही वो नंबर 2 था, लेकिन वो नंबर 2 की वैल्यू उस वक्त में नंबर 2 लगता था, लेकिन आज जब मेरे एनवायरनमेंट को पता चलता कि मैं इंटरनेशनल में नंबर 2 था, तो वो किसी भी चीज से बहुत आगे था। तो बहुत अच्छे। ये एडवांटेजेस, ये जो अचीवमेंट्स आई मेरी, इसमें निश्चित ही नाई के जो लोग हैं, जो जिनका मतलब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अलावा उनका सोच है कि ऐसे बच्चों को, इस तरह के लोगों को हमको कितनी हेल्प करनी है। जॉब्स के लिए भी मेरे पास बीच में काफी ऑफर आए हैं, पर चूंकि तब तक मेरा कंप्यूटर सेंटर सेटल हो चुका था, तो फिर मैंने जॉब्स के लिए कहीं बाहर मूव करना उचित नहीं समझा, और पिताजी ने भी मेरे अलाउ नहीं किया मुझे कि तो अब तुम रजनी यहीं जी, पे करो। आप ये बताइए, आप अभी मध्य प्रदेश के सिविल सर्विसेज में आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। एक्चुअली मैं पीएससी वाला हूँ, राज्य सरकार का। केंद्र सरकार के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य जी। सरकार के लिए कर रहा हूँ। और राज्य सरकार में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। क्या? यहाँ पर जीएसटी, स्टेट जीएसटी करके एक डिपार्टमेंट है सरकार का, जिसमें मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर एज ए सेलेक्ट हुआ हूँ पोस्ट। और चूंकि मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो इसीलिए मुझे पूरे एमपी के वेट सिस्टम का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया हुआ है। क्या तो बात है, क्या सारे बात है। सिस्टम ए, मैं ही एक हैंडल एक करता हूँ। तो एक दिव्यांग पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के सारे सारे प्रोग्राम मैनेजर्स का प्रोग्राम मैनेजर खुद है, उनको संचालित करता है। सर, आपका आपका मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा रजनीश। सर, आपका एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जो काफी बार अपनी आशाएं छोड़ देते हैं, होप्स छोड़ देते हैं, वो उनका दिमाग डिप्रेशन एटसेट्रा में चला जाता है, तो क्या आपका एक मैसेज है, सटीक तीखा मैसेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, क्या आप देना चाहेंगे? सभी दिव्यांगों, और इनफैक्ट मैं सभी जनरली ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि आशा छोड़ देना ये एक तरह से जीवन छोड़ देने जैसी बात होती है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। भगवान ने आपको जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप चीजें छोड़कर काम कर रही, आपको सबको साथ लेके काम करना है। तो जो साथ लेना है उसमें सबसे पहले आप खुद होते हैं। तो आप यदि अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें किन्हीं के भरोसे छोड़ दे रहे हो या पूरे से छोड़ दे रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। सभी के लिए भगवान ने रास्ते खोल दिए होते हैं, और इसीलिए समाज भी हमको एक्सेप्ट करता है। जहां हम पहले विकलांग कहलाते थे, तो अब दिव्यांग कहलाने लगे। एक्सेप्टेंस है। और उसके बाद हमारे पास और दूसरे अनेक रास्ते हैं, जिनके लिए सरकारें, समाज, नाई जैसी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो हमको उस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तैयार हैं। पर उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी खुद की विलिंगनेस। यदि हम विलिंग हैं, तो हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं आगे, जो कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता रजनी जी, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि आशा नहीं तो जीवन नहीं, आशा है तो जीवन है, तो रास्ते हैं, मंजिल है, मुमकिन है। बहुत है। राइट सर। बढ़िया। आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई। आपके आगे और भविष्य के लिए और आपके सारे परिवार को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप इसी तरीके से
हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और अच्छे मैसेज, अच्छी आशाएं के रास्ते दिखाते रहिए और हम मिलेंगे आप सबसे नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड में एक अगली इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। नमस्ते, जय हिंद।